सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत चीन के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। चीन भारत का पड़ोसी देश व विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में, जो अमेरिका के साथ नंबर 1 और नंबर 2 की रेस में अभी लगा हुआ है। तो क्या है चीन के संविधान की विशेषताएं? किन विशेषताओं के कारण आज चीन जो है दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली देश बनने की ओर अग्रसर है? तो चीन के संविधान की विशेषताएं। सामान्य परिचय। सबसे पहले क्या है चीन के बारे में? 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना से अब तक वहाँ कई बार संविधान परिवर्तित हो चुका है। तो 1949 को जब माओ के नेतृत्व में चीन में पहली बार जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई और वास्तविक अर्थों में जो चीन आज हम देख पा रहे हैं उसकी स्थापना तब से मानी जाती है। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे स्थान मिला। 4 नवंबर 1954 को सोवियत मॉडल पर जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक व्यवस्था वाला संविधान लगाया गया। तो 1 अक्टूबर 1949 के बाद अब तक कई बार वहाँ पे संविधान बनाया और लागू किया गया। उनमें से एक था 4 नवंबर 1954 का संविधान, जो सोवियत संघ के मॉडल पे था, जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायक व्यवस्था। 1975 में फिर से नया संविधान बना। यह मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के संयुक्त साम्यवादी दर्शन पर आधारित है। तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद, ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के 3 मुख्य स्तंभ थे, तीनों के संयुक्त साम्यवादी दर्शन पर आधारित ये 1975 में बना। इसमें कुल 30 अनुच्छेद थे। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद नए शासकों द्वारा पुनः व्यापक बदलाव की इच्छा व्यक्त की गई और 5 मार्च 1978 को चीन में नया संविधान लागू हुआ। सांस्कृतिक क्रांति का दौर इसे कहा जाता है, डेंग सियाओपेंग के नेतृत्व में। तो 1978 को 5 मार्च 1978 को चीन में नया संविधान लागू हुआ, जिसमें कुल 60 अनुच्छेद थे। शासन के सभी अंगों पर साम्यवादी दल का आधिपत्य स्थापित किया गया, उसका एकाधिकार इसमें स्थापित किया गया। लेकिन कुछ समय बाद ये महसूस किया जाने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन आवश्यक है। अतः एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया, जिसकी अनुशंसा पर तो वो पुनरीक्षण समिति, उसको ये तय करना था कि कैसा होना चाहिए चीन का संविधान, जो बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से सही तरीके से सेट हो सके और चीन की जो गति, डेवलपमेंट की जो गति रुक गई है, थम गई है, उसको कैसे आगे चला सके। तो उसकी अनुशंसा पर 4 दिसंबर 1982 को नया संविधान लागू किया गया। तो फिर से एक नया संविधान बना और वो लागू हुआ 4 दिसंबर 1982 को। चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं। चीन का संविधान एक लिखित संविधान है, जिसे 4 दिसंबर 1982 को चीन की व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो जो नवीनतम संविधान वहाँ है वह 4 दिसंबर 1982। चीन में गणराज्य की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जनवादी चीन की संपूर्ण सत्ता जनता में ही निहित है। तो गणराज्य, गणतंत्र की स्थापना वहाँ पे की गई। चीन के संविधान के 33 अनुच्छेद में कहा गया है कि जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का पालन करें। तो सभी शासकीय अंग जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का पालन करें। तो ये संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया। तो जो 3-4 बातें अभी हमने देखी है, लिखित संविधान है, छोटा संविधान है और गणराज्य की व्यवस्था वहाँ है, और साथ में
सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का पालन करेंगे। तो ये ही तो है चीन के संविधान की विशेषताएं। तो विस्तृत में आगे अब हम अध्ययन करते हैं चीन के संविधान की विशेषताएं। तो क्या है चीन के संविधान की विशेषताएं? सबसे पहला, जनवादी गणराज्य। गणराज्य की सारी शक्ति जनता में निहित है और उसका प्रयोग वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थानीय जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो वहाँ का एक दल है, उसी में सारी शक्तियाँ निहित कर दी गई और ऐसा कहा गया कि वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो जनता में ही हमारी सब शक्तियाँ निहित हैं, तो इसीलिए इसको गणतंत्र कहा गया। ये और राज्य के अन्य लोकतंत्रीय केंद्रीय शासन के सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं। तो अन्य अंग जो भी है और ये खुद राष्ट्रीय जन कांग्रेस वो लोकतंत्रीय केंद्रीय शासन के सिद्धांत को व्यवहार में लाते हैं। तो यह है जनवादी गणतंत्र, पहली विशेषता। दूसरा देखें, संक्षिप्त संविधान। जनवादी चीन का संविधान विश्व में सबसे छोटा संविधान तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा यही है, लेकिन फिर भी यह अन्य देशों की तुलना में देखें हम तो एक संक्षिप्त संविधान है। जैसे भारत की तुलना में हम इसको देखें तो इसमें कुल 4 अध्याय व 138 अनुच्छेद है। तो संक्षिप्त संविधान है। चीन के विशाल आकार और विशाल जनसंख्या को देखते हुए इसे हम कह सकते हैं कि वहाँ एक संक्षिप्त संविधान है। तीसरी विशेषता की बात करें तो वो है लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण। ये जो अनुच्छेद 3 में बताया गया था, तो क्या होता है इसका अर्थ? लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण। शासन के सभी अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। चीन के संविधान के 3 अनुच्छेद के अनुसार जनवादी चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। तो क्या होता है? चीन में शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। तो शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है, अतः यह लोकतांत्रिक स्वरूप है। इसे तो कहते हैं हम लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी जनता में शक्ति का निहित होना। लेकिन साथ ही साथ शासन का प्रत्येक अंग अपने उच्च पद अंग के अधीन है। शासन का प्रत्येक जो अंग है, जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में होता है कि छोटे छोटे अंगों को जो उससे शक्तियाँ वो लेते हैं, तो शासन की शक्तियाँ बंट गई होती है वहाँ पे। और यहाँ पे लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण है, शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्र में निहित है। जो छोटे बड़े जितने भी अन्य अवयव है, शासन के अन्य भाग है, उन सब में शक्तियाँ कहाँ से गई हुई? एक ही केंद्र बिंदु से गई हुई है। अतः और वो उसी के अधीन है, अतः उनमें केंद्रीयकरण है। तो यह है चीन का लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण का सिद्धांत। तो ये तीसरी विशेषता। बात करें चौथी विशेषता की, तो संविधान कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला है। संविधान में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं उसके आधार पर बात करें तो संविधान यहाँ का कठोर है लेकिन व्यवहार में लचीला है। चीन का संविधान सैद्धांतिक दृष्टि से कठोर है। संविधान में संशोधन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा ही किया जाता है, जो कि सामान्य कानूनों का निर्माण करती है। तो जैसे सामान्य कानून बनते हैं वैसे ही, परंतु सामान्य विधि निर्माण व संविधान में संशोधन की पद्धति भिन्न भिन्न है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत द्वारा करती है। तो सामान्य कानून तो साधारण बहुमत द्वारा ही बन जाते हैं, जबकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 64 में निहित है, उल्लेखित है, जिसके अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 1/5 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्य इसके लिए प्रस्ताव पेश करेंगे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। व्यवहार में तो कितना इससे कठोर प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा कठोर है, लेकिन क्या है, व्यवहार में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अकेले ही संविधान में संशोधन कर सकती।
और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण, वहाँ पे एक ही दल है साम्यवादी दल, तो एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत का समर्थन प्राप्त करना उनके लिए काफ़ी आसान है। तो सैद्धांतिक दृष्टि से भले ही कठोर नजर आए, लेकिन व्यवहार में कैसा है, लचीला है। ये चौथी विशेषता। पांचवी, श्रम का महत्व है। चीन के संविधान में श्रम को पवित्र स्थान दिया गया। संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि श्रम समर्थक प्रत्येक समर्थक नागरिक के लिए सम्मान की वस्तु है और इस बात की गारंटी देता है कि आर्थिक विकास के द्वारा धीरे धीरे लोगों को अधिक रोजगार दिया जाएगा, काम की दशाओं में सुधार किया जाएगा तथा मजदूरी बढ़ाई जाएगी, जिससे सब काम करने के अधिकार का लाभ उठा सके। तो श्रम का महत्व, श्रमिकों का महत्व, श्रमिकों के लिए ही साम्यवादी दल का गठन किया गया था। तो मार्क्सवाद को यहाँ पे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। श्रम को पवित्र बताया गया है और जो समर्थ नागरिक है, जो काबिल है, उनके लिए सम्मान की वस्तु है कि वो काम करते हैं और उन्हें गारंटी देता है कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो श्रम का महत्व है। अगली विशेषता की बात करें तो वह है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से लेकर के 56 तक इसका वर्णन है। समान अवसर, महिला पुरुष समानता, विधि के समक्ष समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अवकाश को सुनिश्चित करता है, वृद्धावस्था के समय भरण पोषण, शिक्षा प्राप्ति, वैज्ञानिक कार्य करने की स्वतंत्रता की बात इसमें निहित है। तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 33 से लेकर के 56 तक किया गया है। तो समान अवसरों की बात है, महिला पुरुष समानता की बात है, विधि के समक्ष समानता, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता। तो जितने सभी दूसरे देशों में हम देखते हैं मौलिक अधिकार, वैसे ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान चीन के संविधान में भी है। संविधान में निर्धारित नागरिकों के कर्तव्य न्यूनाधिक है, कम भी है और ज़्यादा भी है। तो यहाँ पे अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की बात भी कही गई। सैनिक सेवा करना और अपने देश की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति का आदर करना, उनकी सुरक्षा करना, काम के प्रति अनुशासन रखना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये चीन के नागरिकों के कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों को स्थान दिया गया है। 7वीं विशेषता की बात करें तो वह है लिखित तथा निर्मित संविधान। तो ये निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि बाकायदा एक कमेटी बैठाई गई थी और उस पुनरीक्षण समिति ने ही इसका निर्माण किया था, इसलिए ये निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है, विकसित संविधान की श्रेणी में नहीं। और लिखित है, लिखा गया है, अलिखित नहीं। चीन का संविधान लिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। इस संविधान के कुल अध्यायों में चीनी गणराज्य के विभिन्न अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विस्तृत विवरण है। तो जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, उसकी शक्तियों का बाकायदा उसमें लिखा गया है क्या इनकी शक्तियां होगी, इसीलिए इसको लिखित संविधान की श्रेणी में रखा गया। अगली विशेषता की बात करें तो वह है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन विविधताओं वाला राष्ट्र है। एकात्मक शासन होते हुए भी चीन में यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि उसका समाज एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। वहाँ लगभग 60 जातियाँ हैं जिनके रीति रिवाज, संस्कृति को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया है। चीन में विभिन्न जाति के लोगों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कहा गया। चीन के संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि चीन का जन गणतंत्र यह एक एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य है। एकात्मक व्यवस्था है, वहाँ पे शासन की शक्तियों का केंद्रीयकरण है, लेकिन साथ साथ में बहुराष्ट्रीय राज्य है। तो अर्थात कि सभी जितनी भी जातियाँ हैं, अल्पसंख्यक है, उनकी भाषा, लिपि, सभ्यता, संस्कृति को सुरक्षित रखने के वहाँ पे उपबंध किए गए हैं। हालांकि वास्तव में वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ में कैसा व्यवहार होता है वो हम सबसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन संविधान में उसके लिए बाकायदा ये प्रावधान किया गया है कि उनकी सुरक्षित रखेंगे, उनकी संस्कृति, सभ्यता को सुरक्षित रखने की वहाँ गारंटी दी गई है। तो बहुराष्ट्रीय राज्य। 9वीं विशेषता की बात करें तो वह है राजनीतिक शरण। चीन के
जनवादी गणराज्य में प्रत्येक ऐसे विदेशी राष्ट्रीय जन को शरण पाने का अधिकार है जिसे उचित कार्य समर्थन करने, शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेने अथवा वैज्ञानिक कार्य करने से रोका जाए। इसका अर्थ है कि चीन भी रूस की भांति प्रख्यात क्रांतिकारियों का शरण स्थल है। तो राजनीतिक शरण देने की बात है, जबकि चीन में जैसे हालात हैं, जैसे पूर्व में हालात बने, तो वहाँ से बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, वो बेचारे भाग करके भारत में आए और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में उन्होंने शरण ली हुई है। तो वह, जबकि उसके संविधान में ऐसे विदेशी राष्ट्रीय जनों को भी शरण देने का अधिकार दिया गया है जो शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लेते हैं। तो तिब्बती लोग जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए, उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो हकीकत क्या है और क्या उसके दस्तावेज बता रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। 10वीं विशेषता की बात करें तो वो है साम्यवादी दल। जो एकमात्र दल वहाँ पे, जिसको एक दलीय व्यवस्था कहते हैं हम, जनवादी चीन का साम्यवादी दल वहाँ के तीनों प्रमुख केंद्र, जो तीनों प्रमुख केंद्र है केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सेना में एक है, उसमें से ही एक वो है, लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा वो शक्तिशाली है। जनवादी चीन का साम्यवादी दल दुनिया का सबसे विशाल साम्यवादी दल है और इस समय इसकी संख्या 9 करोड़ के लगभग है। तो एक दलीय व्यवस्था, हालांकि छोटे दल भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पूर्णतः अभी एक दलीय व्यवस्था है, एक ही दल हर जगह है और उसी दल की राष्ट्रीय जन कांग्रेस में उसका बोलबाला है, उसी का वहाँ पे कानून चलता है, वो है साम्यवादी दल। तो एक दलीय व्यवस्था। अगला है संक्रमण काल के लिए निर्मित शासन विधान। संक्रमण काल के लिए, जैसे कुछ दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा हो वहाँ पे, या ऐसा लग रहा था उनको कि चीन के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन बाद में आ सकता है, तो ऐसे काल के लिए निर्मित संविधान है वो। यह है संक्रमण काल के लिए निर्मित शासन विधान है, इसलिए इसकी कुछ धाराओं का स्वरूप, इसके सामान्य सिद्धांतों का स्वरूप राज्य के उद्देश्य निदेशक तत्वों जैसा है। तो संक्रमण काल के लिए बनाया गया है, इसलिए उसका स्वरूप राज्य के जैसे उद्देश्य या नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके जैसा ही हमें प्रतीत होता है। वास्तव में कैसा होना चाहिए वो चीज़ की उसमें बात नहीं लगती है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है एकात्मक शासन प्रणाली। चीन का संविधान एकात्मक और संघात्मक की दृष्टिकोण से देखें तो केंद्रवाद को बढ़ावा देता है और एकात्मक शासन प्रणाली है। जब हम एकात्मक शासन प्रणाली के दोष गिनाते हैं तब ये बताते हैं कि ये छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है, लेकिन चीन जो दुनिया का सबसे विशाल जनसंख्या वाला राज्य है और इसका जो है आकार भी काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद वहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली है। तो ये इसके अपवाद के रूप में भी हम देख सकते हैं। चीन में प्रारंभ से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। चीन में संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र से ही होता है और सही मायनों में देखें तो वहाँ के साम्यवादी दल द्वारा होता है। अगली विशेषता की बात करें तो वह है राष्ट्रपति के पद की पुनर्स्थापना। सन 1956 और 75 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था थी, लेकिन सन 1978 के संविधान में राष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान चीनी संविधान जो 1982 में आया में राष्ट्रपति के पद की पुनः स्थापना की गई। तो जो 78 में हटा दिया गया था 78 में, उसको पुनः लागू कर दिया गया 1982 से। अगली विशेषता की बात करें तो वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। संविधान में केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी रहेगा। इस संवैधानिक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो केंद्रीय सैनिक आयोग की बात यहाँ पे कही गई है और उसको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस वहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी और रखा गया है। अगला देखें, अंतिम जो बिंदु है इसकी विशेषताओं का वह है संसदीय व्यवस्था। तो वहाँ पे एकात्मक शासन है और संसदात्मक शासन व्यवस्था भी वहाँ प्रचलन में है। नए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्तियाँ प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका शक्ति प्रदान करते हुए इनसे संबंधित अनेक कार्य व शक्तियाँ राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है, स्थायी समिति को प्रदान कर विचित्र व्यवस्था संचालित की जा रही है।
राज्य परिषद, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी समिति के प्रति उत्तरदायी है। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को सर्वाधिक शक्तिशाली यहाँ पे बनाया गया और इसीलिए इसे कहा गया है कि ये यहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसद यहाँ पे पावरफुल है, जो कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस होने के कारण कह सकते हैं। तो वास्तव में साम्यवादी दल को ही यहाँ पे मजबूत करने की कोशिश की गई है। तो राष्ट्रपति को अभी प्रथम दृष्टया देखने पर राष्ट्रपति जो है वो सबसे मजबूत नजर आता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पे शक्तिशाली कौन है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्तियाँ हैं और उसके पास में जैसे भारत के राष्ट्रपति को वीटो का या अमेरिका के राष्ट्रपति को वीटो का पावर दिया गया है, वैसा वहाँ पे चीन के राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार वहाँ पे नहीं है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है शक्तियाँ, ज़्यादातर शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में निहित है और राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अंदर वहाँ पे बोलबाला है साम्यवादी दल का। तो वो अंततः वो शक्तियाँ किस में निहित हो जाती है? वो जनवादी जो कांग्रेस है उसकी शक्तियाँ या राष्ट्रपति की शक्तियाँ वो सारी मिलकर के साम्यवादी दल में ही निहित हो जाती। तो ये थी चीन के संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।